हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे व्यंजन, उसके बारे में जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन में बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तक हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना कि स्वर में किस किस तरह से वर्ण आते थे, कौन कौन से वर्ण स्वर होते थे और किस रूप में वो जाने जाते थे। कौन जीवा से बोला जाता था, कौन मुख से बोला जाता था, कौन किस रूप में किसको रखा गया था, कौन मूर्धा था, कौन दंत था। इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना। आज हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन के जानने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप देखे होंगे पेपर में, शायद आप लोग पढ़े हों, मैं तो रोज़ पेपर पढ़ता हूं कि क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं, लेकिन आप लोग शायद पढ़ रहे हों तो शायद जान लीजिए कि अभी पेपर में दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले, या लोकसभा चुनाव कब होना है 2024 में, ये 23 आपके मुहाने पे, यानी जो भी अब वैकेंसियाँ आएंगी ये आपके जैसे 2023 शुरू हो रहा है, ये सारी वैकेंसियाँ, उसमें ये भी दिया है कि शिक्षक वैकेंसी, उसमें करीब करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। 1.5 लाख शिक्षक वैकेंसी में 1.5 लाख पद, जिसमें टीजीटी पीजीटी प्राइमरी लेके मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी की मैं बाकायदे नहीं बात कर रहा हूँ। जिसमें से उसने कोर्ट में नोटिफिकेशन दिया है कि 51,000 का हलफनामा दिया 69,000 वैकेंसी के लिए। बाकी 2018 में वो वैकेंसी हुई थी। 2018 से 2022 यानी 4 सालों में कम से कम 20 से 30,000 शिक्षक रिटायर हो गए हैं। और वो आंकड़ा धीरे धीरे मिल के कितना हो गया है भाई, कितना हो गया है, 80 से 90 हज़ार के करीब प्राइमरी के शिक्षकों की वैकेंसी हो गई। यानी 80 से 90 हज़ार पद खाली हुए हैं। और वो वैकेंसी 2023 में होनी है। उसको लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, पात्रता परीक्षा में जो टेट आपके सुपर टेट पास करना होगा, टेट पास करना होगा। और सी टेट जो अभी चल रहा है, तो सी टेट में हर हाल में क्वालिफाई कर लीजिए। पता नहीं यूपी टेट कब होगा, लेकिन सी टेट क्वालिफाई कर लीजिए, जिससे आप उस प्राइमरी की उतनी बड़ी वैकेंसी के समागम में शामिल हो सकें। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जितने मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं वो सारे के सारे शिक्षक बने, और बेहतरीन शिक्षक बने, कि लोग जाने कि हाँ कोई ना कोई शिक्षक आया है। तो उसके लिए क्या करना भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी सब्सक्राइब करिए जो आपके खासम खास हो। आप भी शिक्षक बने, उनको भी शिक्षक बनाएं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी थी आपको देनी थी तो मैंने दे दिया। अब बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये बता दीजिए मुझे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। मैं उत्तर दे रहा हूं। शंकर जी आप बताइए, सगुफा जी आप, प्रदीप बताओ, बाल गोविंद को तो लाते नहीं हो, विजय, गुड़िया जी कंफर्म हो गई। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया और लोगों का भी मैं नाम, शशि भी होगी, शशि तुम भी बताओ। व्यंजन के प्रकार पता हो गया, उत्तर दीजिए, हो गया। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार को अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया। मैं एक एक की चर्चा करते चलूंगा। सबसे पहले बांटा गया है जिसको स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्पर्श व्यंजन। इसको अन्य नाम से भी कई लोग कहते हैं, जैसे उदित व्यंजन, उदित व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। ये इसके ऊपर, ये सारे इसी के नाम हैं। ये 3 प्रकार के नहीं हैं, या ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये इसी के नाम है। होते 3 हैं, ये तीनों नहीं होते हैं। ये एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, सोनू, मोनू, चिंटी, मोहन, राम जी, ये होते हैं ना। ये वो उसी के एक ही व्यक्ति है, उसके 2 नाम और रखे गए हैं, एक ही व्यक्ति है। यहाँ वाला 3 नहीं है, ये अभी 2 व्यक्ति अभी अन्य हैं। ये पहले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, उनके ये अलग अलग नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर तीनों आप यही लिख दिए तो आगे 2 क्या बता रहे हैं, सारा तो यही लिख, नहीं, ये एक ही व्यक्ति है, स्पर्श व्यंजन। और उसको उदित व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब इसको किस रूपों में बांटा जाता है, क च ट त प, क च ट त प, यानी कहा जाए तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये इसको इस रूप में, जैसे मैंने स्वर में आपको बताया था ना
कि स्वर में जो है इनको कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, ओष्ठ में, ये सारी चीजें मैंने स्वर में बताया था। उस दिन स्वर के बारे में बस चल रहा था बात। आज क्या बात चल रही है? सिर्फ व्यंजन की, कि कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो कंठ में, तालु में, मूर्धा में, दंत में, ओष्ठ में बोले जाते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? अगर ये चीजें आपको याद है तो क ख ग घ आपको लाइन से याद होगा। एक ट्रिक है यही कि अगर क ख ग घ आपको सीरीज से मालूम है तो बस वो उसको उसी तरह से रहने दीजिए। आपको क ख ग मालूम है, आप उसको उसी तरह रहने दीजिए, उसमें कोई बदलाव मत करिए। लेकिन ये चीजें आप बस याद रख लीजिए। जैसे सबसे पहले कंठ, कंठ कंठ के माध्यम से, तालु जो जिह्वा के ऊपर का स्थान, मूर्धा थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा लगता है अधिक, ऊर्जा थोड़ी सी अधिक लगती है, दंत मतलब बोलते वक्त दांतों का यूज होता है, ओष्ठ बोलते वक्त ओठों का यूज होता है। तो बस ये याद रखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये आप इसी रूप में याद रख लीजिए। और क ख ग घ तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो आपको उसी रूप में रख दीजिए। और जब क ख ग घ अंग यानी जो स्पर्श व्यंजन हैं वो कितने रूप हो गए इसके? 25। कितने हो गए? इसकी संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजनों की? अगर एग्जाम में पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे? 25 है। कौन कौन सा? क ख ग, आज बहुत दिनों के बाद क ख ग आप लोग नहीं पढ़े थे तो शायद मैंने सोचा कि आज पढ़ा दें। क ख ग घ अंग। यहाँ च, छ, ज, झ, य। यहाँ तक आपको याद हो गया? इसको क वर्ग कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, क, च, ट, ट, त, प। इसको इस तरह के वर्गों में विभाजित किया। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक क्लियर? आपको क ख ग देखिए बचपन में जैसे पढ़ते थे मैंने उसी तरह लिखा है या कुछ गलत लिखा है? अगर कुछ गलत लिखा है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि सर ये क ख ग आपने गलत लिख दिया था। मेरे हिसाब से मैंने इसी तरह से पढ़ा है, मैंने क ख ग को इसी तरह से लिख लिया। बस ये नहीं पता था कि इसको कंठ कहा जाता है, इस वाले वर्ग को, इस वाले वर्ग को तालु कहा जाता है, इस वाले वर्ग को मूर्धा कहा जाता है, इस वाले वर्ग को दंत कहा जाता है, इस वाले वर्ग को ओष्ठ। अब ये क्या चीजें हैं? इसको कहा जाता है, इसको पंचमाक्षर। इसको क्या कहा जाता है? ये ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, पंचमाक्षर या नासिक, या ये नासिक के मतलब ये पंचमाक्षर यही होते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि पंचमाक्षर कौन कौन से हैं ये बताइए, चाहे ऑप्शन में दिया रहे पांचों, उसके नीचे ऑप्शन में कुछ और दिया रहे उसके नीचे, तो आप इस चीज से पहचान सकते हैं कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। अब पूछ दे कि ये किस वर्ग का है? क ख ग घ, तो आप घ को वर्ग मानेंगे कि ग को वर्ग मानेंगे? क को, ख को मानेंगे, क को? किस वर्ग को मानेंगे? तो इसमें जो वर्ण सबसे पहले शुरू होता है उसको क वर्ग कहते हैं। क वर्ग। इसको क्या कह सकते हैं? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सारे क्या हैं? ये वर्ग कहलाते हैं। देखिए जो वर्ण सबसे पहले से शुरू हो रहा है उसी को वर्ग मान लेते हैं, उसी को हम प्रारंभ मान लेते हैं, उसी को हम शुरुआत मान लेते हैं। इसीलिए उसको क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग की संज्ञा हम दे देते हैं, ट वर्ग। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि जब ये सारी चीज हैं तो व्यंजन होता कैसे? मान लीजिए ये व्यंजन है, व्यंजन होता क्या है? व्यंजन होता क्या है? तो व्यंजन वो होता है जो बिना स्वरों की सहायता से बोला नहीं जा सकता है। स्वर की बात सुनिए, स्वर जो होते हैं वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन कभी भी बोला जाएगा तो स्वरों की सहायता से बोला जाएगा, व्यंजन कभी भी बोला जाएगा तो स्वरों की सहायता से बोला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो व्यंजनों की मूल संख्या है
व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। पिछले टर्न पे मैंने बताया था हिंदी के इतनी क्लासेस चल रही हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। सेव शगुफा जी, क्यों शंकर जी, क्यों प्रदीप जी, जल्दी बताइए कितनी होती है? 33 होती है ना। तो जब मैं पूछ रहा हूं कि स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती बोलने, लेकिन व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो अ स्वर है, अस्वर, अस्वर है, ये हर व्यंजन में लगा होता है। ये जो अस्वर होता है ये हर व्यंजन में लगा होता है। ऐसा कोई व्यंजन ही नहीं है जिसमें अस्वर का प्रयोग ना होता हो। आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं। उदाहरण समझ लीजिए, आपने क ऐसे लिखा है, क, ठीक। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं। क बोलिए, क, तो क बोलने पे लास्ट में क्या आ रहा है? अ। तो क क्या कर देना है, यहां पे ये वाला सिंबल लग जा रहा है जिसको आप हलंत कहते हैं। ये लगने से ये वर्ण क्या हो जाता है? अपूर्ण माना जाता है। ये वर्ण क्या माना जाता है? अपूर्ण। यानी ये सार्थक रूप से पूर्ण नहीं है। इसको पूर्ण होने के लिए आप अस्वर का ही यूज करेंगे, तब जाके आप कह सकते हैं क। तब आप जाके जब क में देखिए मैंने हलंत लगाया, अगर यहां लगा दिया तो, यहां लगा दिया तो क्यों लग ही नहीं सकता है? क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि अ जो होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने में किसी व्यंजन, किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसीलिए इनके नीचे हलंत नहीं लग सकता है। जब लगेगा हलंत व्यंजन के अंतर्गत लगेगा। ख को भी लिख एक बार करके देख लें सर। ख, ऐसे ख लिखेंगे, ख पे हलंत, ख ऐसे। अब पूर्ण रूप से ये ख हो गया। यानी जितने भी स्वर होंगे उसके साथ अ लगा होगा। एग्जाम में प्रश्न यही पूछेगा, ऐसा कौन सा स्वर है जो व्यंजनों के साथ हमेशा प्रयुक्त होता है? तो आपको ऑप्शन दे देगा अ, आ, उ। तो क्या कहेंगे? अ को। और ऐसा कौन सा स्वर है जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? ऐसा कौन सा स्वर है जो स्त्रीलिंग में? स्वर स्त्रीलिंग, जो स्वर 11 हैं उसमें कौन से ऐसे स्वर हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं? कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। शंकर पाल जी, शगुफा जी, प्रदीप जी, शशि जी, जल्दी बताइए। गुड़िया जी, जितने लोग जुड़े हैं वो बताइए कि कौन ऐसे स्वर हैं जो 11 हैं, उनमें से कौन ऐसे स्वर हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं? तो सबसे पहले ई, और ये वाला ऋषि। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे स्वर हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा यही तीनों स्वर हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को? कभी नहीं। अब बात करते हैं कि कौन ऐसा स्वर है, कौन ऐसा स्वर है जो हमेशा व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है? तो आप कहते अ, ठीक। अब हम बात करते हैं उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजनों को भी इसी में रख लेते हैं। उसमें व्यंजनों को भी इसी में रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? ह से हल वालों को ये क्या कहलाते हैं, अभी आगे इसकी बात करेंगे, लेकिन जब ये वर्ग चल रहा है तो वर्ग के साथ ही इसको डिफाइन कर लेना अच्छा रहेगा। स से शरीफा, खट खट गोरा, और स से सरौता। उसमें देखिए दंत छोड़ दिया गया था। जो स्वर थे उसमें दंत का कहीं भी स्वरों में प्रयोग नहीं हो रहा था, दंत का। लेकिन इसमें देखिए ऐसा ये उसमें व्यंजन है जो पूरा नहीं, इसमें नहीं। 4 ही होते हैं ना उसमें व्यंजन की, 5 बजने वाले हैं, 5 होते हैं, 4 ही होते हैं ना उसमें व्यंजन। मेरे हिसाब से 4 होते हैं, शायद आपके हिसाब से कोई नया इजाद हो गया, सन 2022 चल रहा है तो शायद आपने कहीं इजाद कर लिया हो, चाहे किसी ने इजाद कर लिया हो तो बताए। तो ये सारी चीजें हैं। अब व्यंजन के यही पहले प्रकार के अंतर्गत आता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, को जो क्वेश्चन आप एक बार न समझ पाए उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार के। ये तो पहला प्रकार था व्यंजन का। व्यंजन होता क्या है
वो भी पता चल गया आप लोगों को। किसकी सहायता से व्यंजन बोला जाता है ये भी पता चल गया। स्वर में कौन स्त्रीलिंग होता है, कौन पंचमाक्षर है, ये सारी चीज़ें आपको वर्ग वगैरह जो भी चीज़ें थी आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। दूसरा कौन सा है? अंतःस्थ। अंतःस्थ कौन कौन से वर्ण है भाई? अंतःस्थ में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से व्यंजन जो हैं अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं? ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं? जल्दी नाम बताइए। इतने लोग जुड़े हैं, जल्दी से बताइए। शंकर जी, शंकर पाल जी, जल्दी से कमेंट करिए भाई। आपके लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं, कहाँ रह रहे हैं आप इतने दिनों से? तो जल्दी बताइए अंतःस्थ में कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई जी। य, र, ल, व। य, र, ल, व। अंतःस्थ में कितने व्यंजन होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, आपके सामने हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि अंतःस्थ में कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, तो 4 होते हैं। उस चारों में से कोई एक दे देगा, चाहे एक हटा लेगा, चाहे एक जोड़ देगा, कहेगा इसमें से कौन है चाहे कौन नहीं है। तो आप बता सकते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब य, जो य है और जो व है, इसको क्या कहते हैं? य और व को क्या कहते हैं? य और व को क्या कहते हैं? हम एक एक की चर्चा करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। पहले मैं य और व की मैं बात कर रहा हूँ। य और व को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। इसको क्या कहते हैं? अर्ध। अब क्या लिखना है? अर्ध स्वर। भाई स्वर यहां लिखा हुआ है तो व्यंजन, मतलब ये कहता है कि ये आधा स्वर होते हैं और आधा व्यंजन होते हैं। देखिए, इनको व्यंजनों की जो मूल गणना थी, जो 25 गणना थी, उसमें इनको स्थान नहीं दिया गया है। इनको स्थान कहाँ दिया गया है? अंतःस्थ में। तो इनको अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। ल को क्या कहते हैं भाई? ल को, ल को क्या नाम दिया गया है? ल कह रहे हैं। र को क्या नाम दिया गया है? र को। देखिए, एक एक वर्ण का, जैसे आपका नाम शंकर पाल है, प्रदीप है, सगुफा है, शशि है, ठीक, इसी तरह इसका भी नाम दिया गया है। ये र नाम है सामान्य लोगों के लिए, जैसे चिंटू घर वाला नाम दूसरा होता है ना, उसी तरह ये घर वाला नाम है कि भाई सारे लोग उस घर के नाम से बुलाते हैं। लेकिन इसका विशेष नाम दिया गया है, जो आप स्कूल कॉलेजों में नाम लिखवाते हैं उस नाम से विशेष ही लोग बुलाते हैं, जो उस तरह के समाज के लोग रहते हैं। यानी आप हिंदी समाजी हैं तो इसका विशेष नाम जानिए कि क्या नाम है? प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित। लुंठित, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। र को क्या नाम दिया गया है? अगर एग्जाम में पूछ दे कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किस व्यंजन को कहते हैं, तो आप कहेंगे र से रथ वाला जो व्यंजन दिखाई दे रहा है उसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। जो प्रकंपित र है इसको कहा जाता है प्रकंपित र या लुंठित र। इसके अंतर्गत अब ल का भी कुछ नाम रखा गया होगा। लड्डू, लड्डू नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है। आप बताइए, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या नाम है भाई? पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, इसको क्या नाम दिया गया है? पार्श्विक व्यंजन। यानी अब ये चारों के बारे में आपको पता हो गया कि जो व्यंजन के प्रकार जो दूसरा है अंतःस्थ, इसमें जो 4 वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं, वो य, र, ल, व हैं। ठीक, अब य का और व का क्या नाम रखा गया है? तो अर्धस्वर कहा जाता है। र का क्या नाम रखा गया है? प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। ल को पार्श्विक कहा जाता है, यानी पार्श्विक ल, प्रकंपित या लुंठित र, अर्धस्वर य और व। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1% की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इनमें। अगर कहा जाता है ना कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, और जो क्लास में बेहतर ढंग से बना रहा उसको हिंदी की सारी जानकारी हो जाएगी। अगर भाग गए
तो कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं सोचते हैं कि सर को उल्लू बना रहे हैं कि हम 10 मिनट रहेंगे, सर को कैसे पता चलेगा। उनको ये नहीं पता है कि पूरी टेक्नोलॉजी बताती है कि कौन 2 मिनट जुड़ा था, कौन 3 मिनट जुड़ा था, कौन 5 मिनट जुड़ा था। कोई शख्स है कहते हैं कि फलाने का फ़ोन आ गया था, ढेकाने का फ़ोन आ गया था। आता किसी का नहीं फ़ोन है, किसी का फ़ोन नहीं आता है। अब पता नहीं वो कैसा है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसी टाइमों को फोनवा किसका आ जाता है। हम तो फोनवे नहीं करते हैं, फोनवा आता किसका है। वो तो अंधभक्त हुआ है, वो अंधभक्त हुआ है, पता नहीं कैसे नहीं समझ में आता है उनको। तो यार अल्लाह वही है, ये मत, हम गुरु जी हैं ना, हमको धोखा दोगे तो क्या मिलेगा तुमको। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेक कर रहे हैं कि कौन 10 मिनट जुड़ा था, कौन 2 मिनट जुड़ा था, कौन 5 मिनट जुड़ा था, और उस चैनल को छोड़ के किस चैनल पे वो गया था, ये भी वो टेक्नोलॉजी बताती है। ठीक, तो ये उल्लू बनाने का काम हम ना करिएगा कि सर हम तो जुड़े थे। अब बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक करेंगे, बस चल देंगे, कमेंट लिखेंगे नाइस, वेरी गुड। हम इसके भूखे नहीं हैं। ठीक, ये हमारा कर्म है, हम करते जाएंगे। ठीक, आप सीखेंगे, हम सिखाएंगे। आप मजा मारेंगे, आप मजा मारिए। आप फेल होंगे, आप पास होंगे। आपकी कहते हैं ना बस 1 नंबर से फेल हो गए। कैसे फेल हो गए भाई? मजा मार रहे थे तो फेल हो गए, नहीं मजा मारते तो नहीं फेल होते। अब बात करते हैं इसके तीसरे व्यंजन की। तीसरा व्यंजन कौन सा है? तीसरा ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के जो वर्ण थे, व्यंजन थे, उसको बता दिया गया था कि कंठ में ह होता है, तालु में स होता है, तालु में शरीफा वाला स होता है, खाटगोड़ वाला मूर्धा में होता है, और दंत वाले में छोटा वाला सरौता वाला स होता है। ये आपको बता दिया गया था। वही वर्ण इसमें अंतर्गत आते हैं। जैसे इसको लिखते हैं स, इसको इसी रूप में लिखिएगा। इसके लिए आप इसको इसी रूप में लिखेंगे ना, तो ये चीजें आपके लिए आसान दिखेंगी। अगर इसको ये स को यहाँ रखते हैं, चाहे ये स को यहाँ रखते हैं, तो आपका जो लिखने का क्रम है ना वो गलत हो जाएगा और आगे चल के आपको दिक्कत करेगा। अभी फिलहाल मैं जैसे ही आगे क्लास लूंगा वो उसमें उसकी दिक्कत भी बता दूंगा। आप इसको इसी फॉर्म में याद रखिएगा। स को स के रूप में, शरीफा वाला स, खटमोड़ वाला जो थोड़ा सा नासिक के रूप में प्रयोग होता है, सरौता वाला स जो चल रहा है इसको इसी रूप में लेगा। जो ह वाला, हल वाला ह, इसको इसी रूप में रखिएगा। इसके क्रम को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, इसको इसी क्रम में रखिए। इसको क्या कहा जाता है भाई? ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहे क्यों जाते हैं? क्योंकि ये वर्णमाला से थोड़े से अलग हटके हैं और इनको बोलने में एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। ये वर्णमाला से थोड़े से हटके हैं, इसीलिए व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनको जो शब्दों का उच्चारण होता है एक ही तरह से होता है। शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है स, देखिए उच्चारण में कोई आप पता नहीं मैं कौन सा स बोल रहा हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइनरी अंतर है। स, थोड़ा सा मैं नाक के रास्ते जो बोल रहा हूं, कौन सा स आ रहा है? कौन सा स आ रहा है? ये वाला स आ रहा है जो नासिक के। और ये स छोटा सा कहते हैं ना, छोटा सा यानी थोड़ा सा झटके में बोलते हैं। छोटी ई की मात्रा को किस तरह बोलते हैं? जैसे वह काम करता है कि, वह काम करता है कि, तो वहां पे क्या आता है? छोटी वाली ई की मात्रा जो कहते हैं, प्रयोग करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा झटके में बोलते हैं। ये वाला स भी उसी रूप में बोलते हैं। स, और ये स, ये वाला स, और ये स, ये वाला स, और ये स, मतलब थोड़ा सा नासिक के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें तो मैं आपको जो वर्ण विभाजन चल रहा था, जो पहला चल रहा था स्पर्श व्यंजन, उसको मैंने बता दिया कि ये किसके किसके अंतर्गत आता है। तो ये मैं बता दूं, एक बार वहां नोट कर पाए हूं तो एक बार यहां जान लीजिए। ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु, अच्छा ये ह जो है ये कंठ से है। अब वहां से देख के एक बार हमको आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन कौन सा है। ये कंठ से है तो ये क्या है? कंठ के बाद क्या आता है? तालु। एक बार और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखें होमवर्क किए है कि नहीं। मूर्धा, मूर्धा मत पढ़िएगा, मूर्धा है। ठीक, और यहां पे दंत। कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? कंठ, दंत,
मूर्धा तालु। इस चीज़ को बताने से पहले मैंने आपको जब सबसे पहले स्पर्श व्यंजन बताया था उसके अंतर्गत बता दिया गया था। उस व्यंजन में जो चल रहे थे एक च वर्ग था, एक च वर्ग का एक विशेष नाम दिया गया था। क्या? सारे स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक, जो क च ट त प है उस सारे जो हैं ये स्पर्श व्यंजन है, उदित व्यंजन है, ठीक, वर्गीय व्यंजन है। लेकिन च वर्ग का एक नाम दिया गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक बार एग्जाम में एसएससी जीडी में ये पूछा था, ठीक, ये, और आपके एक बार ये यूपी टेट 2011 वाले में उठा के देखिएगा, ये वाला प्रश्न पूछ लिया था। तो इन चीज़ों को आप मालूम करके रखिए कि जो इसके अंतर्गत आता है च वर्ग, देखिए स्पेशल उसके अंतर्गत मैंने और कोई वर्ग नहीं लिखा, न क वर्ग को लिखा है, क च ट त प, मैं इन वर्गों की व्याख्या नहीं कर, मैं बात कर रहा हूँ च वर्ग। इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से जिह्वा के साथ स्पर्श करते हुए बोलते हैं ना तालु को, तो थोड़े से इसमें बोलने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी तालु के साथ ही बोले जाते हैं ना, तो बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा निकलती है, तो ये च वर्ग आता है। तो अभी तक ये जो वर्ग चल रहे थे, जो व्यंजन के वर्ग प्रकार चल रहे थे, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इतने आराम से मैं ज़्यादा जल्दबाजी करता तो मैं एक क्लास और इसमें पढ़ा देता, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देता, लेकिन वो कहा जाता है ना कि उतना ही खाना खाओ जितना पच सके, इतना भोजन ना कर लो जिससे उल्टी कर दो, ना खाने का स्वास्थ्य अच्छा रहे और ना तबीयत बढ़िया रहे और आगे जाके बीमार हो जाओ, अगले दिन भी ना खा पाओ। तो आराम से क्लास चलती रहेगी और सारी चीज़ें आप सीखते चलेंगे। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और एक बार और, जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है और जो लेट से जुड़े हैं वो समय से क्लास में आने का कष्ट करें, और जो अभी तक नहीं देख पाए वो वीडियो को रिपीट में भी देख सकते हैं।